हेलो स्टूडेंट्स, तो ये सेकंड वीडियो है हमारे पी ब्लॉक एलिमेंट्स की। पी ब्लॉक एलिमेंट्स की फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर ली थी। अभी हम बाकी बची हुई जनरल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट हमारी फिज़िकल प्रॉपर्टी है बॉइलिंग पॉइंट। तो सबसे पहले जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फर्स्ट बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो वो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में होते हैं। ठीक है। सेकंड हम बोल सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट वैसे ही बढ़ जाता है। थर्ड बात होती है पोलैरिटी की। तो अगर इन तीनों की बात करें ना हम, तो बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है सबसे पहले, ये तीनों के तीनों फैक्टर्स डिपेंड करेंगे। सबसे पहले तो मोलर मास के ऊपर डिपेंड करेंगे। ठीक है। वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो मोलर मास के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड करता है। तो जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप आते हैं नाइट्रोजन से बिस्मथ, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ करता जाता है क्योंकि मोलर मास है वो भी इंक्रीज़ करता है, तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज़ करता है। ठीक है। तो बेसिकली हम इस चीज़ से इसको याद रख सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट को। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी का आपने नाम सुना होगा। वो एनर्जी जो दी जाती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, जो बहुत लूज होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, उसको हम बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो हमें पता है जनरली आयनाइजेशन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप डिक्रीज़ करती है। क्यों डिक्रीज़ करती है? क्योंकि एटॉमिक साइज इंक्रीज़ करता है। तो अभी क्योंकि जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स इसके अंदर हम ग्रुप कौन सा पढ़ रहे हैं? अभी हम ग्रुप पढ़ रहे हैं 15th ग्रुप। 15th ग्रुप की हमने कॉन्फ़िगरेशन भी देखी थी। जैसे कि नाइट्रोजन है उसकी कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं 1s2 2s2 2p3। ठीक है, हो गई ना 7। तो यहाँ से अगर मैं इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखूँ तो मैं देखती हूँ यहाँ पर 2s के अंदर तो कंप्लीट है, चलो कम्प्लीटली फिल हो गया। लेकिन 2p जो है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। हमें पता है फुली फिल्ड और हाफ फिल्ड जो ऑर्बिटल्स होती हैं वो क्या होती हैं? एक्स्ट्रा स्टेबल होती हैं। अब क्योंकि ये हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, ये एक्स्ट्रा स्टेबल है, वो भी वैलेंस के अंदर, वैलेंस ऑर्बिटल जो है इसकी, तो हम क्या बोल सकते हैं इससे एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ जाती है इससे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। तो एक साइज़ भी स्मॉल होता है और एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी भी है। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी है इस ग्रुप की, मतलब ग्रुप नंबर 15 की, वो बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू ग्रुप 14 एलिमेंट्स। ठीक है। अगर हम पीरियड्स की बात करें तो अगर मुझे कोई कार्बन की बोल देता है और नाइट्रोजन की बोल देता है तो यहाँ पे मैं बोलूँगी जो नाइट्रोजन है ना उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो है हाफ फील्ड जो ऑर्बिटल की कॉन्फ़िगरेशन है, हाफ फील्ड ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन आ गई है, हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई है। तो मैं बोलूँगी यहाँ पे, इसलिए इसको क्या बोल रहा है? एक्स्ट्रा स्टेबल कर रहा है। एक्स्ट्रा स्टेबल कर रहा है तो इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी उतनी ही ज़्यादा होगी, उतना ही इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बाहर हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इसीलिए अब अगर मैं सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पीज़ की बात करूँ, सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी की क्या होती है? एक तो होती है फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, इसको बोलते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। एक होती है सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, मतलब क्या होता है? जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना होता है। एक होती है थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी, मतलब जब तीसरा इलेक्ट्रॉन भी आप निकाल रहे हो उस एटम की वैलेंस शेल से। तो जैसे जैसे ये कैसे इनका ऑर्डर क्या होता है, ये ऐसे ऐसे आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू इंक्रीज़ होती जाती है। ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे एनर्जी देनी पड़ेगी, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो और एनर्जी देनी पड़ेगी, तीसरा निकालोगे तो और भी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इसीलिए जो सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पीज़ हैं वो डाउन द ग्रुप तो नहीं बोल रही, वो इंक्रीज़ होती जाती है जैसे जैसे आप ग्रेजुअल निकालते जाते हो इलेक्ट्रॉन्स को। ये हो गई प्रॉपर्टी हमारी। अभी हम पढ़ते हैं एनोमलस प्रॉपर्टीज़ ऑफ नाइट्रोजन। दैट मीन्स नाइट्रोजन के पास और इस ग्रुप के अंदर जो और सारे एलिमेंट्स हैं ना, इसके अलावा कुछ अलग सी प्रॉपर्टी हैं। ठीक है। क्यों है? क्योंकि सबसे पहले तो देखो ये जो नाइट्रोजन होता है ना, ये रेस्ट ऑफ द जो मेंबर्स हैं इस ग्रुप के उनके कंपैरिजन में इसका जो साइज़ है वो बहुत स्मॉल है। ठीक है। फिर इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो भी हाई है, 3.0 हमने देखी थी।
देखा था ना ये। फिर क्या है, उसकी वजह से इसकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है स्मॉल साइज़ की वजह से, क्योंकि हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज़ होती जाती है। डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज़ होती है क्योंकि साइज़ इंक्रीज़ होता जाता है। तो हम ये बोलेंगे नाइट्रोजन जो है उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, हाई है। ओके, हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी हो जाएगी इसकी। फिर हम ये भी बोल सकते हैं, देखो इसकी कॉन्फ़िगरेशन, क्या इसके अंदर डी के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन है, नहीं है, तो हम बोल सकते हैं ना यहाँ पे डी ऑर्बिटल्स भी नहीं है इसकी, ठीक है, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स हैं ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ से एक तो इसका साइज़ बहुत छोटा होता है। तो अब देखो यहाँ पे अगर मुझे बनाना हो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड, तो यहाँ से अगर मैं नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड की बात करूँ तो इसके अंदर पता है क्या होता है, नाइट्रोजन जो होता है वो 3 बॉन्ड बनाता है और जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको लोन पेयर की फॉर्म में रखता है। हर एक के पास होंगे लोन पेयर वैसे, ठीक है, यहाँ पे 2 लोन पेयर होंगे। अब क्योंकि इसका साइज़ जो है वो क्या है, छोटा सा है, ठीक है, साइज़ छोटा सा है, तो इन दोनों लोन पेयर्स के बीच में रिपल्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं इस रिपल्शन की वजह से जो सिंगल बॉन्ड है ये स्टेबल ही नहीं होगा, ये टिकेगा ही नहीं यहाँ पे। तो इसीलिए सिंगल बॉन्ड इफेक्टिव नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो लोन पेयर और लोन पेयर है इसके बीच में रिपल्शन हो जाती है, ठीक है। तो इसके कंपैरिजन में अगर मैं फॉस्फोरस की बात करूँ, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ जो भी है, ठीक है, अगर मैं फॉस्फोरस की बात करूँ तो फॉस्फोरस का जो साइज़ है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, इससे थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा फॉस्फोरस का साइज़। यहाँ से अगर मैं बोलूँ फॉस्फोरस और फॉस्फोरस के बीच में बॉन्ड की बात करती हूँ, ठीक है, तो एक तो बॉन्ड लंबा होगा और ऊपर से जितना बॉन्ड लंबा होगा उतने इसके जो लोन पेयर हैं वो दूर दूर होंगे। जितने लोन पेयर दूर दूर होंगे हम क्या बोल सकते हैं, उतनी कम रिपल्शन होगी। जितनी कम रिपल्शन होगी उतना जो सिंगल बॉन्ड है वो एग्जिस्ट कर पाएगा, स्टेबल हो पाएगा। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं नाइट्रोजन को छोड़ के बाकी जो एलिमेंट्स हैं उनमें सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और ये जो सिंगल बॉन्ड की स्ट्रेंथ है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, नाइट्रोजन के अंदर तो सिंगल बॉन्ड बनता ही नहीं है। लेकिन अगर फॉस्फोरस से मैं शुरुआत करूँ तो जो सिंगल बॉन्ड स्ट्रेंथ है ना वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज़ हो जाती है। क्यों? क्योंकि खुद ही देखो यहाँ से फॉस्फोरस से नीचे क्या आएगा, आर्सेनिक आएगा, तो आर्सेनिक का और भी ज़्यादा बड़ा साइज़ हो जाएगा। जितना बड़ा साइज़ एटम्स का उतना ही लंबा बॉन्ड। अब आप खुद ही सोच के देखो, एक लंबी सारी हमारे पास कोई भी डंडी वगैरह है, ठीक है, लंबी डंडी है या फिर लंबी सारी लकड़ी का टुकड़ा है, वो जल्दी टूटेगा या फिर छोटा लकड़ी का टुकड़ा ज़्यादा टूटेगा? ऑब्वियसली लंबा वाला ज़्यादा टूटेगा। तो यहाँ से जो लंबा बॉन्ड होता है वो इजीली ब्रेक हो जाता है। तो हम बोल सकते हैं कि जो सिंगल बॉन्ड की स्ट्रेंथ है, सिंगल बॉन्ड स्ट्रेंथ डाउन द ग्रुप डिक्रीज़ हो जाती है, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। और एक्सेप्ट नाइट्रोजन लिख सकते हो, नाइट्रोजन को तो छोड़ो, इसमें तो सिंगल बॉन्ड बनता ही नहीं है। रीज़न मैंने बताया, लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में रिपल्शन, ठीक है। तो अब किस टाइप की बॉन्डिंग होगी नाइट्रोजन के बीच में, ये हो गया सिंगल बॉन्ड वाला। और दूसरी बात करो यहाँ पे जो हैं कौन सी ऑर्बिटल्स के बीच में, जब इसके बीच में बॉन्ड बनाना पड़ेगा ना एक नाइट्रोजन को दूसरे नाइट्रोजन के साथ, तो वहाँ पे p ऑर्बिटल्स मतलब p और p की क्या होगी, ओवरलैपिंग होगी। और कौन सी p की, 2p। तो यहाँ पे नाइट्रोजन के केस में क्या होगा, 2p की ओवरलैपिंग होगी। 2p का साइज़ देखो कितना स्मॉल होता है, ठीक है। तो साइज़ स्मॉल किससे बता सकते हो, 2p ऑर्बिटल का साइज़ स्मॉल होता है। यहाँ पे कौन सी होगी, देखो 3p हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पे इसीलिए कम रिपल्शन है, यहाँ पे ज़्यादा रिपल्शन है क्योंकि ऑर्बिटल जो है 2p है उसका साइज़ ही छोटा है एज़ कम्पेयर टू जो 3p होती है फॉस्फोरस के अंदर होती है। तो एक तो ये रीज़न हो गया। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं, अब देखो नाइट्रोजन जो है हमेशा नाइट्रोजन के बीच में 3 बॉन्ड बनेंगे और वो कैसे बनेंगे मैं अभी आपको बताऊंगी। लेकिन जो फॉस्फोरस है उसमें सिंगल बॉन्ड बन सकता है। कैसे बनेगा, तो जो फॉस्फोरस है ना वो सिंगल बॉन्ड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, P4 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। देखो यहाँ पे फॉस्फोरस के बीच में बॉन्ड हो जाएंगे, ऐसे करके ये ऐसे बॉन्डिंग बना लेंगे। तो ये स्ट्रक्चर्स भी हमने देखने हैं इस चैप्टर के अंदर अभी। तो अभी हम लोगों को देखना है बॉन्ड फॉर्मेशन नाइट्रोजन में कैसे होता है, कैसे ट्रिपल बॉन्ड बनता है। नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन देखिए हमने 1:2 2p3, ठीक है। तो जो नाइट्रोजन होती है इसके अंदर जो हमारी p ऑर्बिटल होती है ना, p ऑर्बिटल, उसके अंदर p ऑर्बिटल 3 टाइप की होती है ना। एक तो px होती है,
एक पी वाई होती है, एक पी जेड होती है, ठीक है। तो पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। तो हमें दो नाइट्रोजन के बीच में क्या बनाने हैं, बॉन्ड बनाने हैं। तो यहाँ से हम बोल सकती हूँ कि एक नाइट्रोजन तो हो गया ये, एक नाइट्रोजन हो गया ये मान लो उसकी पी एक्स वाली ऑर्बिटल है। तो ये क्या करेगी आपस में, ऐसे करके दिखा सकते हैं, ये क्या करेंगे आपस में एक साथ ओवरलैप करेंगी। तो जो पी एक्स वाला है वो क्या बन जाएगा, एक सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। फिर उसके पास और ऑर्बिटल्स भी तो हैं, पी वाई पी जेड, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ से अगर मैं पी वाई ऑर्बिटल बनाती हूँ इसकी, ठीक है, ये क्या है, ये पी वाई ऑर्बिटल है, पी वाई। तो ये पी वाई ऑर्बिटल, अब देखो यहाँ पे साइज़ क्या है, छोटा है, साइज़ छोटा है। तो ये पी वाई ऑर्बिटल आपस में क्या आ सकती है, थोड़ी सी पास आ सकती हैं। तो ऐसे पास हो सकती हैं, तो इनकी जो ओवरलैपिंग है वो इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगी, ठीक है। दैट मीन्स नाइट्रोजन के स्मॉलर साइज़ की वजह से जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है नाइट्रोजन के एटम्स के बीच में। तो जो लेटरल ओवरलैपिंग मतलब जो साइड से ओवरलैपिंग है, ये तो मेन ओवरलैपिंग हो गई, लेटरल मतलब जो साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है वो पॉसिबल होती है, ठीक है। और इसीलिए नाइट्रोजन जो है वो 3 बॉन्ड बना सकता है। ये तो हो गया सिंगल बॉन्ड, पी वाई के अलोंग क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा। और जो पी जेड है उसके अलोंग जो हमारा एक और बॉन्ड है वो हो जाएगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं ना नाइट्रोजन के बीच में कैसी बॉन्डिंग हो गई, पी पाई बॉन्डिंग हो गई, ठीक है। तो इसीलिए एक क्वेश्चन बनता है कि नाइट्रोजन स्ट्रॉन्ग पाई बॉन्ड्स क्यों बनाता है, क्योंकि जो 2p ऑर्बिटल्स होती है ना उसके बीच में ओवरलैप हाईली फेवर्ड होता है। ओवरलैप हमेशा बेटर होगा, ठीक है। एक जैसी ऑर्बिटल है तो एक जैसा ओवरलैप होगा, और मतलब स्मॉलर साइज तो अच्छे से होगा। तो जो दूसरे हैं ना वो स्ट्रॉन्ग पाई बॉन्ड मतलब नाइट्रोजन को छोड़ के और जो बाकी है वो स्ट्रॉन्ग पाई बॉन्ड नहीं बना सकते। क्यों, क्योंकि देखो उनके बीच में कैसी ऑर्बिटल्स आ जाएंगी, 3p आ जाएंगी, 4p आ जाएंगी, 5p आ जाएंगी। उनका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। साइज़ बड़ा हो जाएगा तो ओवरलैपिंग जो ये लेटरल ओवरलैपिंग थी वो अच्छे से नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो जो ट्रिपल बॉन्ड होता है वो हमेशा नाइट्रोजन के केस में ही स्टेबल होता है, लेकिन जो अदर्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग पाई बॉन्ड्स नहीं बनाते मेंबर्स, ओके। और इसके कंपैरिजन में वो क्या करते हैं, पॉलीमराइज कर लेते हैं। पॉलीमराइज मतलब अपने ही और एटम के साथ मिलके बॉन्ड बना लेते हैं। जैसे कि ये देखो फॉस्फोरस, ये देखो पॉलीमराइज कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, ओके। फिर अभी हम बात करते हैं एक और स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। अब जो एलिमेंट्स है, ये वाला जो नाइट्रोजन है इसके अंदर डी ऑर्बिटल नहीं है, लेकिन जो एलिमेंट है ना वो नाइट्रोजन, या फिर अगर मैं बोलूँ नाइट्रोजन को छोड़ के और जो सारे एलिमेंट्स हैं वो क्या कर सकते हैं, पी पाई बॉन्डिंग तो बनाएंगे ही बनाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ इन सब के अंदर क्या आ जाएगी, डी ऑर्बिटल भी आ जाएगी, ठीक है। आप कॉन्फ़िगरेशन देखोगे एक बार देखना, डी ऑर्बिटल भी आएगी। डी ऑर्बिटल आने की वजह से वो 2 टाइप की बॉन्डिंग करेंगे। एक तो पी पाई तो अपने जैसे एटम्स के साथ करेंगे, और फिर करेंगे पी पाई डी पाई बॉन्डिंग भी। अभी इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, अच्छे से समझ आएगा। अगर मुझे बॉन्डिंग बतानी हो किसके बीच में, POCl3 के बीच में, एग्जांपल लूँ मैं POCl3 के बीच में बॉन्डिंग